जा रही है बेडरूम में और उससे ये बात पूछी जाती है। और जो गहने उन लोगों ने दिए थे वो सब उन्होंने उस समय ले लिए कि हम बॉम्बे में बाद में देंगे, जो आज तक भी उन्होंने नहीं दिया। इसने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जो घर में जो एक बहू आती है, अपन देखते हैं झोपड़पट्टी की भी छोटी छोटी मराठी पिक्चर भी देखो, कोई लोकल पिक्चर भी देखो ना, उसमें भी रिवाज है। बंगाली पिक्चर देखो, उसमें भी रिवाज है। तो मारवाड़ी गुजराती में तो है ही है कि जब पहली बार बहू घर में आती है तो एक प्रॉपर वेलकम होता है। और वो उस तरह का कोई वेलकम उसका हुआ नहीं और 2 घंटे तक एक रूम में वो अकेली बैठी रही जब ससुराल में पहुंची, मध्य में पहुंची। उसके बाद में वो स्विट्जरलैंड का टिकट उसने लिया था। उसकी कोशिश थी कि पैसा मैं दूं, तो जो टिकट बुकिंग एजेंट है उसको मेरे यहाँ पे बुलाया उसने पेमेंट के लिए। तो बोले आप ये चेक भर दीजिए, मुझे चेक बुक हाथ में दिया। जैसे कि फिर मैं कह दूँ अरे क्या नहीं भर दूँ क्या। मैंने बोला मेरे जो बजट है मैं मेरे बजट में ही काम करता हूँ कोई भी चीज़। मैंने बोला ठीक है, उनको अगर स्विट्जरलैंड ही जाना है तो जाएंगे, मैं तो अगेंस्ट में हूँ। पहले घर बसाओ, घर जमा लो, स्विट्जरलैंड तो 10 बाद में भी आदमी जा सकता है। और हनीमून तो कहीं पे छोटे हिल स्टेशन पे भी होता है। आप पे प्यार मोहब्बत कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी ऊंची जगह गए, आप चाहे जितनी ऊंची जगह गए। जैसे आप बहुत बड़े आप तीर्थ स्थान पे गए, वहाँ पे मंदिर में मन नहीं लग रहा है तो क्या फायदा। इससे अच्छा एक छोटी सी कुटिया में मंदिर और आप मन लगा के बैठोगे तो बहुत अच्छा। उसी तरह से आप हनीमून में कोई बहुत ऊंची जगह गए और वहाँ पे अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो ऊंची जगह से क्या मतलब है। तो स्विट्जरलैंड जाने से क्या मतलब है। तो मैं तो अगेंस्ट में ही था, लेकिन उसने बोला कि मुझे जाना ही है। तो यहाँ पे जब उसका एजेंट आया हुआ था तो मैंने उसकी चेकबुक भर के और एजेंट के हाथ में दी, मतलब मेरे हाथ में उसने निशान चेकबुक दी कि आप भर दो। और आजकल जैसे कहते हैं फादर इन लॉ को पापा वगैरह कहते हैं, तो मुझे लगा अंकल ही कहता था, अंकल आप ही भर दो। तो मैंने भर भी दी बिना कोई हेजिटेशन। वहाँ पे वो बस में जैसे अक्षर सो गई है तो उतरने का टाइम आया, अरे शिल्पा उतरो उतरो, फिर ख्याल आया ओ सॉरी अक्षा उतरो उतरो। और इस तरह से व्यवहार किया। अक्षा बोली मेरे को खाने का पसंद नहीं है, जरा मन नहीं है। ठीक है तो तुम मत खाओ, मैं मेरा खाऊंगा। तो इस तरह से ऐसा व्यवहार किया कि वो और कट ऑफ होती गई। और फिर किसी का भी देखो, जब आपका बहू के जैसे एक बचपन से एक उमंग होती है कि मैं बहू बन के घर में जाऊंगी तो ससुराल में सत्कार मिलेगा, बाद में तो जिंदगी भर सासू ससुर की ससुराल वालों की सेवा करने वाली है। बट एक जो वेलकम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज अपन किसी को भी घर में जो आते हैं, दिवाली पे हम वेलकम के लिए क्या क्या तैयारियां घर पे करते हैं, क्योंकि घर पे आवे तो रंगोली हो, घर पे लाइटें लगी है, साफ सफाई की है, डेकोरेशन हो, सब। उसी तरह से बहू घर पे आती है तो एक तैयारियां होती है और एक स्वागत किया जाता है। उधर से ही वो हर्ट थी और उसके बाद में इस तरह का व्यवहार किया तो थोड़ा हर्ट हुई और दुखा हुई। फिर भी इधर आने के बाद में, बम्बई आने के बाद में उसको बोला गया कि तुम ये भाई तुम्हारे कपड़े नहीं धोएगी, घर में भाई है लेकिन ये भाई तुम्हारे कपड़े नहीं धोएगी, तुम तुम्हारे कपड़े अपने आप धो। मुझे हेमा ने जब ये बात बताई कि 6 दिन से कपड़े ही नहीं धुले हैं उसके और ऐसा है, तो मैंने बोला एक काम करो, या तो अपने यहाँ से मंदा भाई को भेज दो वहाँ पे, या उसको बोलो वो कल आ रही है ना खाने पे सासू जी के साथ, वो साथ में लेके आओ। वो टैक्सी में इतनी बड़ी थैली भर के सब कपड़े लेके आई। सासू ने पूछा इसमें क्या है, तो बोले कपड़े हैं धोने के लिए। तो सासू चुप हो, ये भी नहीं बोलती है कि क्यों। जो आदमी ने 80,000 का सूट सिलाया शादी में, उसका बिल हमने बनाया। जो आदमी ने इंसिस्ट किया कि बहुत बड़ी होटल में, बहुत बड़ी जगह, उन्हें तो उदयपुर की भी मांग की, वहाँ पे शादी होनी चाहिए। तो हमने एक अच्छे जयपुर में एक अच्छी 5 स्टार होटल में फिर शादी की, लेकिन वो नहीं होटल थी तो एक थोड़ी अपने रिजनेबल बजट में हमको चीज़ मिल गई। जो आदमी 40 लाख रुपया अगर साल का कमा रहा है, जो आदमी प्रभा देवी पे 40,000 रुपया महीने का भाड़ा भर रहा है, तो भाई को 200-400 रुपया महीने का एक्स्ट्रा दे के नहीं, घर में मेहमान आई है, ये मेंबर आई है, मेहमान भी नहीं मेंबर है, तो उसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं भर सकता भाई के, या लॉन्ड्री में कपड़े नहीं दे सकता है। तो बोली मेरे अर्जेंट अंडर गारमेंट्स वगैरह थे वो तो मैंने अपने हाथ से धोए, लेकिन जो जीन्स वगैरह होती है वो तो मेरे से धुलती नहीं। अब यहाँ तो बच्ची ने कभी एक रुमाल भी हाथ से नहीं धोया कि घर में वॉशिंग मशीन भी है, 2 भाइयाँ भी है और सब भी अपने लग्जरियस लाइफ नहीं है, लेकिन ऑफिस भी यहीं से होने से ऑफिस की बाई भी है, तो वो बाई नहीं आई तो ऑफिस की बाई ऊपर जाके काम कर देते हैं, ऊपर घर वाली बाई नहीं आई तो आके नीचे ऑफिस की साफ सफाई कर देते हैं। तो अपने पास में तो ऐसा नहीं हुआ कि 12 महीने में कभी बाई ना हो। फिर वॉशिंग मशीन है, कुछ नहीं हो तो माएँ भी है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस नाम से, माएँ सब बच्चों का काम कर रहे हैं। तो वही डॉक्टर लड़की नाजुक सी फूल जैसी है और उसको अगर जीन्स धोनी है तो जीन्स तो इतने कड़क कपड़े तो हम भी नहीं धो सकते, तो यहाँ पे उठा के लिए इस तरह से चलता रहा। आगे का थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि
फिर हमको उसके घर वालों की मीटिंग भी बुलानी पड़ी, उसने एक अपॉलॉजी लेटर भी दिया। फिर थोड़े दिन कुछ इसी तरह से चला। फिर शिल्पा का रात को 10 बजे फ़ोन आवे, वो घर से बाहर निकल जावे, फिर 1 बजे वापस आ गए। ये कौन टॉलरेट करेगा? तो हमको मालूम पड़ा, तो हमने अक्षय को बोला कि रेजिस्ट करो, ये नहीं चलना चाहिए। तो अक्षय ने रेजिस्ट किया, तो अक्षय को बहुत बुरी तरह से मारा। तो 1 बार मारा, 2 बार मारा, फिर फाइनली तो हम उसको 18 फरवरी को जब उसने खूब मारा तो हम यहाँ पे ले गए। तो यहाँ से हमको जब उसने अक्षय ने बुलाया था, तो हम लोग जब गए तो रास्ते में संध्या को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि 100 में पुलिस में कंप्लेन करो। उसने पुलिस में कंप्लेन की, और कंप्लेन के बाद पुलिस भी वहाँ पे आई। और इस तरह से 18 फरवरी से उसने आगे होकर कुछ कांटेक्ट नहीं किया। अक्षय ने करीब 15-25 दिन बाद में कांटेक्ट किया कि हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कॉफ़ी कैफे डे में सांता क्रूज में वो लोग मिले। तो वहाँ पे निशांत ने इतना उसको कंडेम किया कि तुम्हारा बाप अगर, क्योंकि मैंने पुलिस को बुलाया था, तुम्हारा बाप अगर मेरे से माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं तुमको अपने घर में ले लूँगा। तुम अगर ये नहीं बोलोगे कि मैं ठोलिया भवन जिंदगी भर में नहीं जाने वाली हूँ। टीवी बोलता था, बोले यू विल नॉट गो बैक टू टीवी एवर। मतलब जैसे कि उसको गुलाम बना के वहाँ पे रखे अपने परिवार वालों से। और मैं तो बोलता हूँ कि हम ये भी तैयार हो जाए, चलो हमसे संपर्क तोड़े ना, हम दिल पे पत्थर रख के वो भी तैयार है। लेकिन हमको ये तो मालूम ना चाहिए कि बच्ची वहाँ पे सुकून में है, शांति में है, इज्जत से है। हमसे भी कट ऑफ कर देगा और अगर वो शिल्पा के पास भी जाता रहेगा तो क्या मतलब? आपने क्यों माफी मांगे? आपने क्या किया? और हमने क्या किया है जो हम माफी मांगे? लेकिन समझो हम ये हिंदुस्तान का समाज ऐसा है कि हमको झुकना भी है तो हम झुके भी तो कब झुके कि भैया अपनी बच्ची तो सुखी है कम से कम। लेकिन पता चला कि अपनी बच्ची दुखी है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, उससे कपड़े धुलाए जा रहे हैं, उसको कोई कबर्ड नहीं मिला है, वो अपनी पेटी में ही अपना सामान रख रही थी, उसको कबर्ड भी नहीं दिया कि वहां पे अपने हैंगर में कपड़े लगा सके। तो इतना सब होने के बाद में, और जब उसने कॉफी कैफे डे में ऐसा बोल दिया तो यहाँ से बड़ी खुशी गई थी कि अपना निशांत को मैंने बुलाया तो बाहर है तो बातचीत में कुछ सुलह हो जाएगी। तो उसके बजाय वो विपरीत ही हुआ। तो बेचारी रात को आई तो रोते रोते वापस आई। फिर थोड़े दिन बाद में एक स्त्री चेतना करके एक संस्था है चेंबूर की, वहां से एक फोन आया कि आपके एक शादी ब्याह के इश्यूज के बारे में एक यहाँ पे आई है कंप्लेंट, तो आप आके मिलो। तो अक्षा की मम्मी ने मुझे बताया। मैंने बोला स्त्री चेतना चेंबूर, कभी मैंने नाम भी नहीं सुना है, मैं तो इतना एक्टिव आदमी हूँ। और ऊपर से वो लड़का रहता है प्रभा लेन में, उस समय उसकी ऑफिस थी चर्चगेट में, हम रहते हैं सांता क्रूज में। तो सांता क्रूज और चर्चगेट के बीच में 500 संस्थाएं हैं, 500 साइकोलॉजिस्ट हैं, 500 काउंसलर हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का काउंसलिंग सेंटर पूरा महिला विभाग जो है वो यहाँ पे म्हाडा में है। पुलिस का क्रॉफर्ड मार्केट में है काउंसलिंग सेंटर। इतना सब छोड़ के उल्टा चेंबूर में क्यों गया? मतलब जरूर है कोई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बच्ची के मन में उत्साह था कि मेरी शादी नहीं टूटे। उसकी एक फ्रेंड की शादी कोई टूट गई थी तो उसका बड़ी तकलीफ हो गई थी उसको फ्रेंड को, लेकिन वो लड़का नपुंसक था तो इसीलिए टूटी थी। लेकिन जब उस वजह से भी टूटी है तो भी उस लड़की की दोबारा शादी होना बहुत दिक्कत हुई थी उस लड़की की। तो ये समझ के कि अभी मेरी एक बार अगर शादी टूटेगी तो माँ बाप पे भी कितना होगा, समाज पे कितना वो असर पड़ेगा, समाज के घर पे असर पड़ेगा, और मेरे को भी कोई प्रॉपर मैच नहीं मिलेगा, और मैं तो इससे अटैच्ड भी हूँ लड़के से। तो ये सब सोच के वो हमारे इच्छा के खिलाफ स्त्री चेतना में, और वो सोच रही है कि स्त्री चेतना वाले साल भर उसको काउंसलिंग कर करके और रिलेशन को सुधार रहे हैं। तो पूछती थी हरदम निशांत क्यों नहीं आया? नहीं, बोले उसको हम अलग से बुलाएंगे। बाद में पता चला कि साल भर अलग रहने की ये कोशिश करवा दी काउंसलिंग के नाम पे कि अलग रहे तो वो डाइवोर्स मांग सकते। और लास्ट में 12 महीने पूरे हो गए तो वहां पे एक एडवोकेट है, एडवोकेट हेलेन जोशी, उसने अक्षय को फोर्स किया कि तुम अभी का भी साइन करो कि तुमको कुछ नहीं चाहिए और तुम खुद झगड़ा करके घर से बाहर गई हो और तुम घर में नहीं आना चाहती हो और 12 महीने पूरे हो गए और तुम डाइवोर्स चाहती हो। तब अक्षय एकदम नर्वस हो गई कि मैं तो सोच रही थी पैचअप हो रहा है, और ये 12 महीने इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे इसी में निकाल दिए, धोखे में निकाल दिए। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बोला था कि ये सब धोखेबाज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सब एनजीओ ईमानदार नहीं है। आप खुद देखते होंगे इतने सालों से पेपर में हर साधु तिलक लगाए हुए, तो हर साधु ईमानदार नहीं है। एक एक साधु के पेपर में क्या क्या किस्से हैं, एक एक जजेस के पेपर में क्या क्या किस्से हैं, जो अपन सोचते हैं कि जज की पोस्ट में मतलब बहुत ईमानदार हो। पुलिस के किस्से क्या क्या है, पुलिस की वर्दी पहन ली इसका मतलब नहीं, पुलिस में भी कितने गलत लोग हैं, रेपिस्ट भी हैं और भी कई हैं, अन्यायकारी भी हैं, दमनकारी भी हैं। तो हर एनजीओ ईमानदार नहीं होता। तो हर एनजीओ में आप चले जाओगे कि यहाँ पे कोई ईमानदारी से अच्छा काम हो रहा होगा तो ऐसा नहीं है।
तो उसके लेटर हेड पे आप देखोगे तो हेलेन जोशी का नाम सबसे टॉप में है। इसका मतलब इसने एक हेलेन जोशी को, एडवोकेट को कांटेक्ट किया कि मुझे किसी भी क्रिकेट तरीके से भी कैसे भी इस लड़के से छुटकारा चाहिए जो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पास में जा सकूं। हेलेन जोशी ने ट्रैप बैठाया और अपनी बोगस संस्था में उसको भेजा, और उस बोगस संस्था ने 1 साल बिगाड़ के बाद में इससे दबाव डाला कि तुम साइन करो कंसेंट टर्म्स पे, और ये बोल के कि तुम घर से निकल गई। तब अक्षय सोच समझ के यहाँ पे आई। उसके बाद में फिर पहले हमने अक्षय की थोड़ी काउंसलिंग चालू की कि वो डिप्रेशन में नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम में नहीं जाए। फिर सब कानून सोचने की समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के थ्रू हमने उनके घर वालों से बातचीत चलाई कि भाई शांति से जुड़ जाए बहुत अच्छा है, तो शांति से कैसे अलग हो जाए, तो भैया हमारा जो खर्चा हुआ हमारा सामान है। देखो अगर मैं